हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएडी ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है कविंद्र कृष्णा और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट हूँ। और आप सभी के लिए इस न्यू ईयर पर एक बहुत अच्छा प्लान मैं लेकर आया हूँ कि अगर जितने बच्चे ऐसे हैं जो इस समय टारगेट कर रहे हैं यूपीपीसीएल एई को, और जिनका ड्रीम है कि सर मैं यूपीपीसीएल एई में सेलेक्ट होना चाहता हूँ, चाहे मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका ये ड्रीम जरूर पूरा होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज का सेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे ड्रीम कर चुके हैं कि मुझे बस एई बन रहा है और वो 2024 में बनना है। तो किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, क्या हम प्लान जो है अपना बनाए जिससे कि हम इजीली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएं और जब पेपर देने जाए तो पेपर को क्वालिफाई करें। तो आज का सेशन उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए जिनका ड्रीम है कि मैं पहले प्रयास में यूपीपीसीएल एई को कैसे क्वालिफाई करूं। तो सेशन आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और सेशन में आप जुड़े रहिए, सेशन को आप पूरा देखिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल और सॉलिड अप्रोच देने वाला हूं कि किस तरीके से आप एई की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि यूपीपीसीएल एई को आप पहले ही प्रयास में कैसे मतलब क्वालिफाई करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो एक सिंपल अप्रोच बता रहा हूं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहां पर सिलेबस की। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखेंगे तो मैं मोटा मोटा अगर बात करूं तो इसमें आपसे इलेक्ट्रिकल सर्किट पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, ये अगर आप यहां देखेंगे, एक मिनट मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये तो हमसे इलेक्ट्रिकल मशीन, ये ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमसे इलेक्ट्रिकल में पूछे जाते हैं। तो ये है टेक्निकल पार्ट उन सभी बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिकल से तैयारी कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की भी बात करूंगा। पावर सिस्टम हो गया, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे पार्ट हैं, एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये तो ये पूरा सिलेबस है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं कि डबल ई का जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मैच करता है गेट या फिर ईएसई से। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो यूपीपीसीएल का भी सिलेबस अगर आप देखेंगे तो गेट और ईएसई जैसा ही एकदम सिलेबस है। तो असिस्टेंट इंजीनियर की आप अगर जॉब लेना चाहते हैं तो जो बच्चे गेट या ईएसई की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये कवर करते हैं। ठीक है, आराम से कवर करते हैं। लेकिन जो बच्चे स्पेशली एई की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है, वो भी ये पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। ठीक है, वो भी आराम से पढ़ते हैं, चाहे आप गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे वो, ये पूरा का पूरा सिलेबस आप बीटेक में अपने पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो इस सिलेबस को आप आराम से जानते हैं, समझते हैं कि हाँ ये चीज़ें सर हमने पढ़ी हुई हैं। बस इन्हीं सिलेबस को हमको ढंग से एग्जीक्यूट करना है अपनी प्रिपरेशन में, इसी सिलेबस को ढंग से पढ़ना है जिससे कि हम चीज़ें आसान कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन सिलेबस को हम कैसे पढ़ें या फिर कैसे हम तैयारी करें जिससे कि हमारा ये एई का एग्जाम निकल जाए। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल पार्ट की। इसमें दो पार्ट होते हैं एग्जाम में, एक नॉन टेक पार्ट होता है, एक टेक्निकल पार्ट होता है। ठीक है, ये तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपके स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन आपको अच्छे से आना चाहिए, पावर सिस्टम आना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आना चाहिए, और आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि नेटवर्क थ्योरी या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, BEE। ठीक है, ये तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉपर आने चाहिए ये। ठीक है, उसके बाद बचते हैं सिग्नल सिस्टम, ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंट्रोल सिस्टम। इन सब सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कमांड नहीं है तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि अगर आपके रेंज में क्वेश्चन आ रहा है तो वो बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर पढ़ी होनी चाहिए, प्रॉपर आपको समझ में होनी चाहिए, तभी आप असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम निकाल पाओगे। नहीं तो अगर आप ये बोलोगे कि सर मेरे को 2 या 3 सब्जेक्ट आते हैं, उसके बेस पे मेरे को एग्जाम निकालना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सीट्स कम होती हैं और लोग ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो सॉलिड अप्रोच होनी ही चाहिए। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एई की तैयारी कर रहा है, साथ साथ उसने अगर गेट की भी तैयारी कर रखी है या गेट को भी टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, लगभग थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो वो दोनों का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो उसके लिए एडवांटेज हो जाता है कि भाई मैं गेट की भी तैयारी कर रहा हूँ, एई की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को मिले जुले सवाल मिलते हैं। ठीक है, ये
तो कुल मिलाकर बात यह है, क्योंकि यहाँ जब भी आप एई की पोस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है, इंडिया में कहीं भी एई की पोस्ट के लिए जाएंगे, लगभग सिलेबस सेम ही रहता है। कभी सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो एक दो सब्जेक्ट का वेरिएशन चलता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि सर हम तैयारी करें किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा पहले प्रयास में ही एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो अगर आप स्पेशली फोकस कर रहे हो एई एग्जाम को, तो आप इस तरीके से क्या करें, आप अपने जो कोर के सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छा करें। ठीक है, जो नॉन कोर सब्जेक्ट हैं, यानी कि जैसे कॉमन सब्जेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में कॉमन है, जैसे सिग्नल सिस्टम है, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। ठीक है, ये जो है हमारी ये कॉमन सब्जेक्ट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी आते हैं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ईएमटी हो गया इलेक्ट्रिकल का, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें इतना सिलेबस होता नहीं है, छोटे छोटे सब्जेक्ट में स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं। तो आपको ये प्लस कोर जो आपके सब्जेक्ट हैं, इनमें बैलेंस आपको रखना है और आपको प्रॉपर इन चीज़ों को पकड़ के चलना है। ठीक है, तभी आप एई का एग्जाम निकाल पाएंगे, क्योंकि एई का एग्जाम टफ नहीं आता है। जो एई का एग्जाम होता है वो टफ नहीं आता है, लेकिन परेशानी ये है कि सीट्स कम होती हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लोग ज़्यादा अपियर होते हैं। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने से लोग जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक, तो उन कट ऑफ को अगर हमको प्रॉपर क्वालिफाई करनी है, तो हमको ये सारे सब्जेक्ट आने ही चाहिए। आप ये सोचो कि नहीं सर मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट करके जाऊंगा तो काम नहीं बन पाएगा। आप सोचो मैं 4 सब्जेक्ट करके जाऊंगा तब भी काम नहीं हो पाएगा। अगर सिलेबस में 10 सब्जेक्ट दे रखे हैं तो आपको 10 के 10 पढ़ के जाने हैं। हाँ, ये कर सकते हो आप कि सर 8 सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं और 2 सब्जेक्ट में मैं 50 to 60% आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आप ये कर सकते हैं। तो प्रॉपर ना आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मेरे सामने मेरी टेबल पर ये सिलेबस होना चाहिए, इस सिलेबस को मैं चिपका के रखूंगा और उन सिलेबस से मैं चीज़ों को पकड़ते हुए चलूंगा। ठीक है, तो आप अगर गेट या ईएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मैं गेट और ईएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूं और मैं फिर भी असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहता हूं, एई, तो क्या करूं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ईएडी ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स ले लेना है। ठीक है, जो असिस्टेंट इंजीनियर का चल रहा है अभी कोर्स यूपीपीसीएल के लिए, आप वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको थ्रू आउट टेक और नॉन टेक दोनों आपको मिलेंगे। तो आप ये कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ईएडी का, और आराम से इससे जो है अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं एई वालों के लिए, वो एकदम कंसाइज्ड वे में पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको सिर्फ उतना मिले जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ ले रहे हैं। ठीक, ये तो आप अगर हमारा कोर्स लेते हैं ईएडी का, तो आपको करना ये है कि आप ईएडी ऑनलाइन क्लासेस डाउनलोड करिए, उनका ऐप डाउनलोड करिए हमारा, और वहां जाके एई बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बात है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। भाई इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी बंदे हैं वो सारे देख लें कि मेरे को सारे सब्जेक्ट पे जो है कहीं ना कहीं चीजें आनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 10, अगर मेरे पास 10 सब्जेक्ट हैं, अगर मेरे पास 10 सब्जेक्ट है और मेरा टारगेट है कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर बनूं, तो टेक्निकल के जो 10 सब्जेक्ट हैं, इन 10 सब्जेक्ट में से कम आपको 9 सब्जेक्ट में जो है वो कमांड रखनी ही पड़ेगी। कमांड से मतलब मेरा ये है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा मुझसे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो कि 9 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपने पूरा टाइम एकदम खराब कर रखा है और पूरा इस तरीके से पढ़ डाल रहे हो कि बिल्कुल ही डीप में जा रहे हो, और चाहे आपसे सवाल बने या ना बने, लेकिन आपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रखी है। नहीं, आपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रखी है तो आपसे सवाल बनना चाहिए, आपको इस तरीके से सोचना है। ठीक है, ये तो ये बात हो गई टेक्निकल की। तो जितने लोगों को भी डाउट है, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है मैं गेट नहीं निकाल सकता, ईएससी नहीं निकाल सकता, लेकिन एई का एग्जाम निकाल सकता हूं, वो हमारे साथ ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल की। अब बात करते हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम जो है वो कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी देख लें, जैसे नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी हो गई सर, ये नेटवर्क थ्योरी हो गई। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन और ईएमटी। ये तो ये जितने भी सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जरा ध्यान दें। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करके बैठे हैं, ठीक है, एई बनना चाहते हैं, वो भी सब लोग ध्यान दें कि भाई ये सारे सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर सब्जेक्ट मैंने बस थोड़े थोड़े पढ़ रखे हैं, थोड़े की बात नहीं है। ये सब सब्जेक्ट जिनके आगे मैं स्टार बना रहा हूं,
ये सब सब्जेक्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि यहीं से जो है वो सवाल अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे मैंने इसके आगे डबल स्टार बनाया, एनालॉग सर्किट सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपल क्वेश्चन आता है, कंट्रोल सिस्टम सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है, आराम से आपसे बन सकता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, फिर भी मैं यहाँ पर 1 स्टार बना दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। ईएमटी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, आराम से बनेगा आपसे। नेटवर्क थ्योरी आराम से आपसे बनेगा ये, ठीक है, सिग्नल सिस्टम आपसे आराम से बनेगा। तो आप आराम से इन सब्जेक्ट पे कमांड बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बस तरीका ये है कि आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका बीटेक है और आप एई बनना चाहते हैं, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ईएडी का ऑनलाइन कोर्स है एई के लिए, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस प्ले स्टोर पर जाकर ईएडी का ऑनलाइन ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये आप आराम से इन सब्जेक्ट को इस फ्लो में पढ़ सकते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बच्चा ये बोलेगा नहीं सर मेरे को तो सेल्फ स्टडी करनी है, तो सर मैं क्या करूं? तो भाई सेल्फ स्टडी करनी है तो फिर आपको ये सब्जेक्ट के नोट्स तो अपने बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो आप यूपीपीसीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। यूपीपीसीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है। वहां से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक। ये नहीं तो आप फिर गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, जो 1 नंबर के आते हैं गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आप उनको लगा सकते हैं, ठीक है। ईएससी प्री के जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। प्री एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको लगा सकते हैं, आराम से आप अपनी क्वेश्चन बैंक बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको इन सारे सब्जेक्ट पर कमांड रखनी होगी। आप सोचो कि मैं 5 सब्जेक्ट कर लेता हूं, उसके बेस पे एई एग्जाम निकालूंगा, नहीं निकलेगा। मैं फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एई में सीट्स कम होती हैं, लोग ज्यादा होते हैं, तो आपको एफर्ट ज्यादा मानना पड़ेगा, ठीक है। कम में काम नहीं चलेगा, कम में काम तब चलता है जब आपकी सीट्स ज्यादा होती, लोग कम होते। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, लोग ज्यादा हैं और सीट्स कम है, ठीक है। तो आपको एफर्ट पूरा मानना पड़ेगा, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा। और अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हैं कि आपको लगे कि सर कट टू कट चीजें बस मेरे पास हो, बस इतना पढ़ के मैं जो है एग्जाम में फाइट दे पाऊं, तो फिर आपको ईएडी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई टेक की, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से चाहे इलेक्ट्रिकल से। कुल मिलाकर बात यह है, पेपर में अगर आपको जाना है तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन कौन डिसाइड करता है। तो सिलेक्शन जो है वो नॉन टेक पार्ट ज्यादा डिसाइड करता है, ठीक है। टेक्निकल पार्ट में तो ज्यादातर लोग स्ट्रांग होते हैं और वो बना भी लेते हैं पेपर में, लेकिन नॉन टेक पार्ट में जब बात आती है तो ये एक सिलेक्शन वाला पार्ट मतलब चीज बन जाती है जो सिलेक्शन आपको दिलवाएगी। तो इसमें आपको क्या होता है, जनरल नॉलेज पूछी जाती है, ठीक है। जनरल नॉलेज के कुछ टॉपिक हैं, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गई यूपी से रिलेटेड, कुछ इकोनॉमी हो गई, कुछ पॉलिटी हो गई, हल्का सा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पूछ ली जाती है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड तक की कुछ करेंसी कैपिटल्स या करंट अफेयर, इनके सवाल जरूर आ जाते हैं। क्योंकि आप मान के चलो अगर 100 नंबर का पेपर टेक्निकल का हो रहा है तो लगभग 30 से 50 नंबर का पेपर जो है वो नॉन टेक का भी आता है उसमें, तो दोनों ही होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता है, लेकिन आसान आता है। लेकिन ये पार्ट में ज्यादातर इंजीनियर्स लोग फेल होते हैं, ठीक है, उनको इतना ज्यादा आता नहीं है ये सब चीजें, क्योंकि इतना हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बीटेक में अपने लगाव होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहां पर अगर आपको पढ़ना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलेक्शन यही पार्ट डिसाइड करता है। जिन भी बच्चों का ये पार्ट थोड़ा भी स्ट्रांग होता है या फिर वो लोग पढ़ के जाते हैं तो वो यहां से सिलेक्शन लेते हैं, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये। तो जैसे जनरल नॉलेज हो गई, जनरल नॉलेज के बाद हिंदी भी पूछता है, ठीक है, हिंदी भी पूछता है। कुछ रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी आते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड में तो काम चल जाता है, क्योंकि अगर आपने बीटेक कर रखा है तो इतना तो आपका ब्रेन होता है कि आप रीजनिंग कर लो, तो ये पार्ट तो बन जाता है, ठीक है, ये पार्ट तो आराम से बन जाता है। वरना अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस भी करेंगे तभी भी काम चल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इसमें नॉन टेक का पार्ट है, लेकिन एक पार्ट इसमें हिंदी वाला भी आता है। तो हिंदी भी तुमको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, जनरल हिंदी 10th तक की हिंदी आती है ये, ठीक है। 10th तक की हिंदी आती है, क्लास 5th से लेकर क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक की एक हिंदी पार्ट आता है, ठीक है। कुछ कुछ हिंदी की चीजें आती हैं, जैसे संधि आता है, मुहावरे आते हैं, वो छोटा छोटा पार्ट 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से।
तो इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए चाहो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, वरना हमारा जो एई का कोर्स है उसमें तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो कोर्स में टैग और नॉन टैग दोनों पढ़ाए जाते हैं। तो अब बात यही है कि भाई ये चीज़ की हम तैयारी करें कैसे, नॉन टेक पार्ट की तैयारी कैसे करें। चलो टेक्निकल की तो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास बुक्स भी हैं टेक्निकल पढ़ने के लिए, टेक्निकल हमने 4 साल पढ़ा भी है। बात है नॉन टेक कैसे पढ़े, तो नॉन टेक एक डिसाइडिंग फैक्टर है और इसको पढ़ने के लिए आपको खुद से ही एफर्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो इसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स जो है वो है आप यूपीपीसीएल के, ठीक है, पीवाईक्यू डाउनलोड कर लीजिए, पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उन पेपर में देख लीजिए किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। ठीक है, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उससे अपने नोट्स बना सकते हैं कि भाई ये चीज़ें पूछी गई हैं, मैं इनसे रिलेटेड चीज़ें कर लूँगा तो मेरे एक नोट्स बन जाएंगे ये। नहीं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई मैं जनरल इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दूंगा, तो वो मान लें कि उनका सिलेक्शन उतना ही टफ हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है, लेकिन आपको देखना है कि ये चीज़ें कितनी आपको पढ़नी है। ऐसा ना हो कि इनको पढ़ने में ही आप बहुत टाइम खराब कर दो। आपको बैलेंस बना के चलना है कि भाई मेरे को इतना पार्ट करना है। तो अगर मान लो 50 नंबर का नॉन टेक आता है और उसमें से अगर आप 25 से 30 मार्क्स भी अगर आप गेन कर लेते हैं, तो डेफिनेट बता रहा हूं कि 100% आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप 30-50 में से 30 नंबर यहाँ निकालते हैं और अगर 100 नंबर का टेक्निकल आता है और उसमें से आप गेन कर लेते हैं 70 से 80 नंबर वहाँ गेन कर लेते हैं, तो आपका आराम से कट ऑफ जो है वो निकल जाएगा और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमको यूपीपीसीएल की तैयारी, अगर हमारा ड्रीम है एई बनने का, तो हमको अभी से करनी पड़ेगी। आप सोचो 1 महीने में हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको अभी से चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा, अभी से चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगर ड्रीम है कि भाई मेरे को एई ही बनना है तब। ठीक, तो ये छोटा सा एक अप्रोच मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कैसे आपको टेक्निकल पढ़ना है, कैसे नॉन टेक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इसके लिए पीवाईक्यू यूज़ कर सकते हैं। नॉन टेक के लिए हिंदी के लिए क्लास 8 से लेकर 10 तक की हिंदी पूछी जाती है, तो वो भी आपके एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, उनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, उनसे कुछ कुछ नोट्स बना लीजिए। बेटर जो सोर्स है वो यही है कि यूपीपीसीएल पीवाईक्यू आप डाउनलोड करें, वहाँ से आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, वहां से बहुत आइडिया मिल जाएगा और उस हिसाब से आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, और ये सब पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जनरल नॉलेज मुझे पढ़नी है, तो यूपी से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब गूगल पे अवेलेबल है। आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपको कुछ बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सब अवेलेबल है। बस आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए और आपको वहां से गूगल से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप अपना एक नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो आपको बस यहीं पर चीज़ें समझनी है कि भाई मेरे को जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से मुझे सॉल्व करनी है। टेक्निकल पढ़ना है एज वेल एज नॉन टेक, दोनों ही पार्ट में आपको अच्छा स्कोर करना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपटीशन ज़्यादा है तो दोनों ही पार्ट में स्कोर करना है, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाए दोनों पार्ट में स्कोर, तो सिलेक्शन उतना ही कम पॉसिबिलिटी कि आपका सिलेक्शन जो है वो उसमें ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा, चीज़ें आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आप जो है वो और चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। आगे कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं, किस तरीके से आप एग्ज़ाम में बैठें, किस तरीके से आप फाइट करें एग्ज़ाम में, जिससे कि एग्ज़ाम आप निकाल पाए। ठीक है, ये तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके सामने लाऊंगा ज़रूर, जिससे कि आपका जो आने वाला साल है उसमें आप अपनी ड्रीम जॉब ले पाएँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।